In the previous lecture, you have seen the concept of infinite Fourier sine transform. Now today we will discuss the infinite Fourier cosine transform. Everything will be same, only there will be a difference that at the place of sine function you have to take cosine function. So you can say that this is not a new thing for you. If you have an idea of sine Fourier transform, then it means you also know the cosine Fourier transform. Only the sine function should be replaced by the cosine function. तो पहले ही के जैसा सबसे पहले हम लोग कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट को कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल के ज़रिए क्लैरिफाई करेंगे। तो मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x और इस फंक्शन f ऑफ x का आपको डिफाइन करना है इनफाइनाइट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जहाँ आप x का जो लिमिट्स है वह x लाई करता है 0 और इन्फिनिटी के बीच में, ऐसा आप सपोज कर लीजिए। तो इनफैक्ट f ऑफ x का जो कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है जहाँ x 0 और इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा, हम लोग उसको एक प्रॉपर सिंबल से डिनोट करते हैं एंड दैट सिंबल इज fc ऑफ s। इनफैक्ट यहाँ जो f के बाद c सबस्क्रिप्ट है वह कोसाइन वर्ड के लिए है। जैसा कि आपने साइन फंक्शन वाले में fs लिखा था तो यहाँ पर fc लिखते हैं, और जो s है वह पैरामीटर है जो नॉर्मली पॉजिटिव इंटीजर होता है। या आप इसको सिंबॉलिकली इस मैनर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं fc ऑफ f ऑफ x। यहाँ जो कैपिटल fc लिखा है इसको आप कह सकते हैं कि यह फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर है। मतलब कहने का ये है कि अगर fx पर fc ऑफ x को ऑपरेट कराया जाए तो हमको मिलेगा fc ऑफ s, जिसे आप कहते हैं फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। अब यह डिफाइन कैसे होता है? अगर आप इनफाइनाइट फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेंगे तो इट इज़ डिफाइंड एज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x cos sx dx। इसका मतलब हुआ कि जिस फंक्शन f ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म कोसाइन ट्रांसफॉर्म जानना है, आप उसको cos sx से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसको 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दीजिए। दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन। लेकिन जैसा हमने साइन फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में भी कहा था कि डेफिनेशन में कुछ ऑथर √2/π से मल्टीप्लाई करके भी इस इंटीग्रल को फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करता था। यहाँ भी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के केस में भी यह काम किया जा सकता है और कुछ ऑथर ऐसा करते हैं। इसलिए डेफिनेशन में या तो लिखेंगे सिंपली इंटीग्रल ऑफ fx cos sx dx फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी fx cos sx dx। दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दोनों इक्वली वैलिड है और आप स्वतंत्र हैं आप किसका यूज करते हैं। और फिर जैसा हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन में √2/π फैक्टर प्रेजेंट रहता है, इसका मतलब वह जो ऑप्शन दिया हुआ है वह सेकंड डेफिनेशन के आधार पर, नहीं दिया हुआ है तो सोचो कि फर्स्ट डेफिनेशन के आधार पर, और दोनों ही आंसर करेक्ट है। ओके, फिर हम लोग इन्वर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी डिफाइन करते हैं, या कहिए कि इसका जो इन्वर्सन फॉर्मूला क्या होगा अब आप इसको जान सकते हैं। एक्चुअली आप जानते हैं कि जिस फंक्शन f ऑफ x का अभी आपने फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया, वह फंक्शन f ऑफ x स्विंग इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कहलाता है। किसका? तो जो पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद मिला था उसका। मिला क्या था? fc ऑफ s। दिस इज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन fx। तो fx को स्विंग बोलेंगे कि वह इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है। इसीलिए और इस fx को अगर डिफाइन करना है तो हमको करना क्या होगा? जहां आपने
एफ सी ऑफ एस लिखा है उसके जगह पर एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, और जहाँ पर आपने एफ ऑफ एक्स लिखा है इंटीग्रल के अंतर्गत उसके जगह पर एफ सी ऑफ एस लिख देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अब हम जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वह है एफ सी ऑफ एस, जो एस का फंक्शन है। इसीलिए इन्वर्स फॉर्मूला में इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि एस के रेस्पेक्ट में होगा, और ऐसा आपने साइन फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी देखा था। तो एग्जैक्टली वही बात होगी, और फिर कोफिशिएंट भी दो तरह का होगा, या तो 2/π या √/2/π, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसा कहा कि एफ ऑफ एक्स ही कहलाता है इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, एफ सी ऑफ एस। और इसको अगर सिंबॉलिकली लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ सी इन्वर्स ऑफ एफ सी ऑफ एस। एफ सी इन्वर्स को आप कह सकते हैं कि दिस इज इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। जब यह ऑपरेटर एफ सी ऑफ एस पर ऑपरेटेड होता है हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिलता है, और वह बराबर होगा 2/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ एस टाइम्स कॉस एस एक्स डी एस। मार्क कीजिए यहाँ एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। और फिर कुछ ऑथर इस 2/π फैक्टर के जगह पर √/2/π फैक्टर भी यूज करता है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी आप देख सकते हैं कि जो उसी तरह से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो ये जो डेफिनीशन है डायरेक्ट दिया गया है, इसको याद रखना है। इसका कोई प्रूफ आप मत सोचिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसको डिराइव किया जा सकता है लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस डेफिनीशन को याद रखना है कि जो व्हाट इज फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब कुछ जब प्रॉपर एग्जाम्पल लेंगे तब इसका क्लैरिफिकेशन होगा, और कैसे हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं एक गिवन फंक्शन का वो आप सीखेंगे, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे अदर प्रॉब्लम्स का तो आप में परफेक्टनेस आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम से जिसका हम लोग फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल के रूप में यहाँ हमने लिया है कि अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है कॉस एक्स के, लेकिन तब जब एक्स लाइक करेगा 0 और a के बीच में। ध्यान रखिए when x lies between 0 and a, that is 0 is less than x and x is less than a, in that condition the given function fx is equal to cos x। लेकिन यही फंक्शन f ऑफ x 0 के बराबर हो जाता है अगर x का वैल्यू a से ग्रेटर है। कहने का मतलब x जब a से लेकर इन्फिनिटी तक होगा तब fx 0 है, लेकिन जब x 0 और a के बीच में होता है उस समय fx cos x है। तो ऐसे फंक्शन f ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इस बात को जानना चाहते हैं। तो जस्ट आप डेफिनीशन अप्लाई कीजिए। आप डेफिनीशन के आधार पर पहले लिखिए कि f ऑफ x का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कोसाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप जानते हैं कि डेफिनीशन कहता है कि एफ सी ऑफ एफ एक्स, या इसको आप कहते हैं एफ सी ऑफ एस, दिस इज डिफाइंड एज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स टाइम्स कॉस एस एक्स डी एक्स। दिस इज जस्ट डेफिनीशन जो तुरंत आपने पढ़ा है। अब देखिए ये जो डेफिनिट इंटीग्रल है यहाँ लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, जो x का लिमिट है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इस डेफिनिट इंटीग्रल को हम कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चूंकि अभी हमारे फंक्शन f ऑफ x के वैल्यूज का जो रेंज दिया हुआ है उसका दो इंटरवल है, एक 0 से a, दूसरा a से इन्फिनिटी। तो इस इंटीग्रल को दो पार्ट में बांट दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल fx इंटू कॉस एस एक्स का जो इंटीग्रल है हम वह फाइंड आउट करेंगे बिटवीन 0 एंड a। सो हमने लिखा इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स, और फिर प्लस कर देंगे इंटीग्रल ऑफ द सेम फंक्शन एफ एक्स इंटू कॉस एक्स फ्रॉम a टू इन्फिनिटी। ऐसा तो कर सकते हैं ना, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन ध्यान से देखिए जो प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि दिस एफ एक्स is equal to cos x when x lies between 0 and a।
जब 0 और 1 के बीच x का वैल्यू है तब तो यह फंक्शन f(x) जो है वह cos x है, इसलिए फर्स्ट इंटीग्रल के अंतर्गत जहाँ f(x) है उसका वैल्यू हो जाएगा cos x। लेकिन फिर हमारा प्रॉब्लम कहता है कि इफ़ x इज ग्रेटर दैन a, इट मीन्स x लाइज बिटवीन a एंड इन्फिनिटी, इन दैट कंडीशन f(x) इज इक्वल टू 0, जैसा हमारा प्रॉब्लम कहता है। तो देखिए सेकेंड इंटीग्रल में जहाँ f(x) है हमने उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। ओके, बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, आप समझ रहे होंगे। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट जो इंटीग्रल का है वो हो गया इंटीग्रल 0 to a cos sx टाइम्स cos sx dx फ्रॉम 0 to a। लेकिन जो सेकंड इंटीग्रल है वहाँ 0 आ गया f(x) का वैल्यू, इसका मतलब इंटीग्रैंड 0 हो गया। और आपको हम कई बार कह चुके हैं कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं और किसका, तो 0 का, तो रिजल्ट आपका 0 ही होगा। इसीलिए ये जो सेकंड इंटीग्रल है एक्चुअली दिस विल वैनिश, दिस विल बिकम 0, तो हमने उसको लिखा भी नहीं। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, तो इंटीग्रेशन करना है 0 to a cos x इंटू cos sx का। देखिए आप सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से cos x इंटू cos sx को चेंज कर सकते हैं cos c प्लस cos d के फॉर्म में। इसको लिखा जा सकता है cos s प्लस 1x प्लस cos s माइनस 1x डिवाइडेड बाय 2 cos c प्लस cos d, दिस इज 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos d माइनस सी बाई 2। आप उसको अप्लाई करिए, आप देखिए कि आपको मिल जाएगा cos x इंटू cos sx। नहीं, यहाँ c के जगह पर है s प्लस 1 और d के जगह पर है s माइनस 1। ओके, तो आप cos जो कहा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos d माइनस सी बाई 2, आप वहाँ c माइनस d बाई 2 भी कह सकते हैं, इसलिए कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ये चेंज कर दिया। अब तो इंटीग्रल बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया। हम दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। आप जानते हैं कि cos ax का इंटीग्रल होता है sin ax डिवाइडेड बाय a। यहाँ a के जगह पर है s प्लस 1, तो cos s प्लस 1x का इंटीग्रल होगा sin s प्लस 1x डिवाइडेड बाय s प्लस 1। ओके, फिर cos s माइनस 1 इंटू एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin s माइनस 1x बाय s माइनस 1, और लिमिट है आपका 0 और a। ध्यान रहे कि यह लिमिट x का लिमिट है। तो अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे। आप पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, x के जगह पर दोनों टर्म में a रख देंगे, ठीक है, और फिर माइनस करेंगे x के जगह पर लोअर लिमिट 0 रख करके। और लेकिन आप जानते हैं कि x अगर 0 करेंगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म हो जाएगा sin 0 बाय s प्लस 1, सेकेंड टर्म हो जाएगा sin 0 बाय s माइनस 1, और sin 0 0 होता है, इसलिए लोअर लिमिट पुट करने पर दोनों ही टर्म वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल अपर लिमिट जो पुट करेंगे sin s प्लस 1a प्लस बाय s प्लस 1 अब प्लस sin s माइनस 1a डिवाइडेड बाय s माइनस 1, वही आपको बचा हुआ रहेगा, जो आप देख सकते हैं। अब ये सब इंटीग्रेशन इतना सिंपल है कि निश्चित रूप से आप पहले से जानते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दिया, ये फर्स्ट टर्म मिला लिमिट पुट करने के बाद, यह सेकंड टर्म, और जैसा कहा था कि लोअर लिमिट पुट करने पर वह 0 हो जाएगा, तो वह 0 हो गया। इसलिए फाइनली उस गिवन फंक्शन का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म मिला, फूरियर पर्टिकुलरली कोसाइन ट्रांसफॉर्म, दैट इज FC ऑफ S, देखिए क्या मिला, दिस इज 1/2 sin s प्लस 1 इंटू a बाय s प्लस 1 प्लस sin s माइनस 1a बाय s माइनस 1। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसको समझा होगा। दिस वाज एक्चुअली ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम एंड इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा समझने में, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। अब एक दूसरा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ध्यान रहे इस प्रॉब्लम में
हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी जानना है और कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी जानना है, लेकिन किसका जानना है? तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो एक्स के बराबर है। इसका मतलब इस केस में हमारा फंक्शन है एक्स और एक्स का हम जानना चाहते हैं फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी। आप फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म को पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, आपको वह डेफिनीशन याद होगा। अब दोनों के डेफिनीशन को अप्लाई पहले करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। जब आप लिखते हैं एफ सी ऑफ एस, सी लगाया सबस्क्रिप्ट, इसका मतलब आप गिवन फंक्शन का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जानने जा रहे हैं। और अभी आपने तुरंत डेफिनीशन पढ़ा कि यह किसके बराबर होता है? तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स टाइम्स कॉस एस एक्स डी एक्स होता है कि नहीं? दिस इज जस्ट द डेफिनीशन। लेकिन अभी के प्रॉब्लम में फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमको एक्स दिया हुआ है, इसीलिए इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। और ठीक इसी तरह से जब इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म डिफाइन करेंगे तो हम उसको लिखेंगे एफ एस ऑफ एस। एस सबस्क्रिप्ट आप जानते हैं साइन फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए यूज होता है और डेफिनीशन सेम होता है, केवल जहाँ कॉस लिखा उसके जगह पर साइन लिखना होता है। सो दिस इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स टाइम्स साइन एस एक्स डी एक्स। लेकिन एफ ऑफ एक्स आप देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में वह एक्स है, तो फिर उसको एक्स लिख दिया। सो यू हैव टू इवेलुएट द इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। एक्चुअली ये दोनों बेसिक डेफिनीशन है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का और फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, पर्टिकुलरली उस समय जब हमारा फंक्शन एक्स के बराबर है। अब इसको इवेलुएट करने का एक सिंपल टेक्निक हम लोग फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली आप जानते हैं कि कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सपोनेंशियल के रूप में लिख सकते हैं। वहाँ से स्टार्ट करते हुए इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन जो हमारा एक्स है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, और इनफैक्ट यह जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है यह कॉम्प्लेक्स वाला फूरियर ट्रांसफॉर्म है, और कॉम्प्लेक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का लेकिन लिमिट यहाँ रख रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी, नॉट माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसको हमने सिर्फ लिख दिया एफ एस। ऐसा हमने सपोज कर लिया कि एफ ऑफ एस जो है वह बराबर है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स। आई यहाँ आयोटा है, इमेजिनरी है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करेंगे इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए या फूरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म जानने के लिए। सपोज कर लीजिए कि ये जो आई एस एक्स है, मतलब एक्सपोनेंशियल का जो आर्गूमेंट है, दैट इज इक्वल टू वाई। एक नया वेरिएबल वाई मान लिया। नाउ आई एस एक्स अगर वाई के बराबर है तो अगर आप डिफरेंशियल इसका ले लेते हैं तो आई एस डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई के। हमारे इंटीग्रल में है डी एक्स, लेकिन हम उसको बदल के वाई में डी वाई में लाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ भी x होगा उसको y के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो dx फाइंड आउट करो, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dy बाय आई एस। ओके, और उसी तरह से अगर हम x को डिफाइन करें तो दैट विल बी y डिवाइडेड बाय आई एस। तो अब करना क्या है, इस ऊपर वाले इक्वेशन में हम x को रिप्लेस करके y लिखना चाहते हैं। तो लिखिए, तो f ऑफ s बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x किसके बराबर? y बाय आई एस। ध्यान से देखिए, दिस इज y बाय आई एस टाइम्स ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स। लेकिन आपने आई एस एक्स को तो y माना है, सो दिस विल बी ई टू द पावर माइनस वाई एंड डी एक्स। और आप देख चुके हैं कि डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई आई एस, तो उसके जगह पर लिख दिया डी वाई बाई आई एस। ओके, नाउ आई इंटू आई डिनोमिनेटर में है, दैट विल बी आई स्क्वायर जो होता है -1, तो माइनस कर दिया, और s इंटू एस एस स्क्वायर। चूँकि इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में हो रहा है सो s विल बी ट्रीटेड कांस्टेंट, तो एस स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, तो बाहर में क्या आ गया? -1 बाय एस स्क्वायर।
अब देखिए इंटीग्रल के अंतर्गत क्या बच रहा है। इंटीग्रल के अंतर्गत बच रहा है e टू द पावर माइनस वाई, तो उसको लिख लिया, dy उसे भी लिख लिया, और बच रहा है y। अब इस इंटीग्रल का वैल्यू जानने के लिए हम इस y को एक सूटेबल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए हमने y के जगह पर लिख दिया y टू द पावर 2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। 2 माइनस 1 तो 1 ही हुआ, y ही हुआ, लेकिन एक सूटेबल फॉर्म में इंटीग्रल को लाने के लिए ऐसा लिख दिया। अब देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स में जब आप गामा फंक्शन पढ़ते हैं तो गामा फंक्शन का डेफिनीशन ही होता है गामा एम। ये जो आपको सिंबल है टी जैसा, इसको गामा पढ़ेंगे, दिस इज एक्चुअली कैपिटल गामा। गामा ऑफ एम ये परिभाषित होता है इस रूप में, दिस इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी y टू द पावर m माइनस 1 e टू द पावर माइनस y dy। दिस इज जस्ट द डेफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन के इस डेफिनीशन से अगर हम अभी के अपने प्रॉब्लम को कंपेयर करें तो जहां m है उसके जगह पर हमारे इक्वेशन में 2 है। ओके, m के जगह पर 2 है। तो अगर ये होता है गामा m के बराबर तो हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं गामा 2। सो दिस विल बी माइनस गामा 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। अब देखो, अब गामा फंक्शन का जो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n के बराबर होता है। गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिए कि है गामा 2, हम उसको लिख सकते हैं गामा 1 प्लस 1। जब गामा 1 प्लस 1 लिखेंगे इसका मतलब n के जगह पर 1 है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला गामा n प्लस 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है। इसलिए fs का वैल्यू क्या आ गया, fs इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एस स्क्वायर। बात समझ आई। तो ये जो इंटीग्रल है fs इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टाइम्स e टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स, जो आपने यहाँ ऊपर में लिखा था उसी को fs माने है ना, और उसी को बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपने सॉल्व किया। तो उसका वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया कि वह fs है माइनस 1 बाय एस स्क्वायर। अब आप fs माने किसको थे, तो माने थे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x इंटू ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स को। तो इसको फिर इसके जगह पर रख सकते हैं, तो फिर आप इसके प्लेस पर उसको रख दीजिए। तो देखिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टाइम्स ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स डी एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय एस स्क्वायर। ओके, लेकिन आपको पता होगा कि e टू द पावर आई थीटा किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सबको मालूम होगा यह फॉर्मूला। अभी देखो कि जहाँ आपने आई थीटा लिखा है उसके जगह पर है माइनस आई एस एक्स। इसका मतलब इस केस में थीटा जो एस एक्स है वह है एक्चुअली माइनस एस एक्स। तो फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या होगा, एक्स तो है ही, और लिखेंगे कॉस थीटा मतलब हुआ कॉस माइनस एक्स, लेकिन कॉस माइनस एस एक्स आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया कॉस एस एक्स। लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो दूसरे टर्म होगा प्लस आई साइन माइनस एस एक्स। फॉर्मूला में होगा प्लस आई साइन माइनस एस एक्स, लेकिन साइन माइनस एस एक्स हो जाता है माइनस साइन एस एक्स, इसलिए माइनस पहले ही लिख दिया, एंड दिस विल बी आई साइन एस एक्स डी एक्स। ओके, अब इस इंटीग्रल में जो इंटीग्रेंड है 2 पार्ट है उसका, तो इंटीग्रल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आप लिख सकते हैं इसको x इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस
आई फिर कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर कर लिया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। और RHS में क्या है, -1/s²। देखो अब LHS में एक कॉम्प्लेक्स है, दो पार्ट है। जो फर्स्ट टर्म है इंटीग्रल ऑफ x cos sx dx, वह रियल पार्ट है, और जो सेकंड पार्ट है x इंटीग्रल ऑफ x sin sx dx, उसमें i से मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब वह इमेजिनरी पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स है। और RHS में है सिर्फ -1/s², जो रियल पार्ट है। तो हम जीरो तो कभी भी ऐड कर सकते हैं ना, तो मान लिया अपने मन से इसमें कि हम 0 ऐड करके लिख दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप जानते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स इक्वल है तो पहले कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के ही बराबर होगा, पहले कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स के इमेजिनरी पार्ट के ही बराबर होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स के रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो देखो रियल पार्ट LHS में क्या है, LHS का रियल पार्ट है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x cos sx dx, और RHS का रियल पार्ट है -1/s²। इसलिए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x cos sx dx बराबर हो गया -1/s²। और जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट इन LHS, इट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x sin sx dx, okay, but you can see the imaginary part in RHS of the complex is 0, so this will be equal to 0। लेकिन ध्यान से देखो कि ये एक्चुअली है क्या। जब आप कहते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x cos sx dx, तो ये तो वास्तव में फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x है। कौन, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x। तो इसलिए x का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ गया -1/s², और जो सेकंड इंटीग्रल है वह फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x है, इसीलिए x का फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो गया 0। एंड यही आप दोनों आपका आंसर है। तो x का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो गया -1/s², और x का साइन फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो गया 0। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपने समझा होगा, एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में अक्सर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा नंबर का, जिसमें हमें फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है e⁻⁻x² का। मतलब अभी के हमारे प्रॉब्लम में f ऑफ x दिया हुआ है, बोलो कितना, e⁻⁻x², दिस इज योर fx। और इस फंक्शन का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमको पता करना है। तो फिर डेफिनेशन यूज करेंगे। आप देख रहे हैं कि हर एक प्रॉब्लम में हम जो डेफिनेशन यूज करते हैं उसमें सिर्फ मल्टीपल जो लेते हैं इंटीग्रल का 1, आप √2/π भी ले सकते हैं, जैसा डेफिनेशन में था। हमने नहीं लिखा है, आप चाहें तो उसका यूज करेंगे, या जितना आंसर आया सारे आंसर्स में √2/π से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखो, अब फूरियर ट्रांसफॉर्म FC ऑफ e⁻⁻x², फिर डेफिनेशन लगाओ। फंक्शन f ऑफ x के जगह पर लिख देंगे e⁻⁻x², मल्टीप्लाई कर देंगे cos sx से, और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, और यही हमको फाइंड आउट करना कि यह क्या होगा। तो मान लिया हमने कि यह इंटीग्रल i के बराबर है, सपोज कर लिया। ठीक है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻x² cos sx dx। ओके, अब फिर ये इंटीग्रल किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको डायरेक्टली इवेलुएट नहीं कर सकते। तो हमने आपको साइन ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉब्लम में यह टेक्निक बताया था। अगर यहाँ कहें कि यह जो इंटीग्रल है इसका जो वैल्यू आएगा वह किसका फंक्शन होगा, तो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का तो फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगा। तो ये इंटीग्रल मिलेगा s के फंक्शन के रूप में,
इसलिए इस I का मतलब है कि I जो हमारा है वह वास्तव में फंक्शन है किसका, S का। अगर इंटीग्रेशन S के रेस्पेक्ट में होता तो जो रिजल्ट मिलता वह फंक्शन होता X का। अब I फंक्शन है S का, और तब आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में हम लोग इस इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल करके तब इसका सॉल्यूशन करते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए करते क्या है, तो I को S के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगर इंटीग्रेशन है X के रेस्पेक्ट में तो दूसरा जो पैरामीटर S है उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ध्यान रहे कि अगर S के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो X को कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। सो di/ds विल बी व्हाट, दिस विल बी इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी। X कांस्टेंट ट्रीट करना है तो e⁻⁻x² बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, cos sx का। किसके रेस्पेक्ट में, S के रेस्पेक्ट में। तो बोलो S के रेस्पेक्ट में cos sx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -x sin sx। cos ax का dc x के रेस्पेक्ट में हो जाता है -a sin ax। तो जहाँ a बोलते हो उसके जगह पर अभी x है ना, ऐसा हो गया। अब फिर देखिए, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम एक अलजेब्रा यहाँ यूज़ किए हैं। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा रिजल्ट तो सेम रहेगा ना। सो यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज 1/2 इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी -2x, यहाँ वाला x, e⁻⁻x² sin sx dx, sin sx dx। अब देखिए, अब ये जो इंटीग्रल है इसको इनफैक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना होगा। यहाँ पर अगर sin sx को हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे तो -2 × x × e⁻⁻x² को सेकंड फंक्शन मानेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या गया, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, फर्स्ट फंक्शन लिख लिया sin sx इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन है -2x e⁻⁻x²। एक्चुअली इसका जो इंटीग्रल होता है दैट इज इक्वल टू e⁻⁻x², उसका इंटीग्रल है। फिर फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ किसका, तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, और फर्स्ट फंक्शन हमारा है sin sx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो sin sx का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वह होगा s इंटू cos sx, लिख लिया। इंटू होता है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल आप देख चुके हैं कि वह होता है e⁻⁻x², तो वह लिख लिया। बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट फंक्शन कहा sin sx को लिख लिया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन ये हमारा है -2 × e⁻⁻x² है सेकंड फंक्शन, जिसका इंटीग्रल है e⁻⁻x²। फिर फॉर्मूला में होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, sin sx का डिफरेंशियल ले लिया s cos sx, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन वह हो गया e⁻⁻x²। ठीक है, एंड लिमिट्स है 0 to इन्फिनिटी, लिमिट डाल दिया। अब ध्यान से देखो, जब अपर लिमिट पुट करोगे तो e पर पावर है -x² और x का वैल्यू रखेंगे इन्फिनिटी, तो आप जानते हैं कि e पर पावर आ जाएगा -∞ जो 0 होता है। तो ये तो होल फर्स्ट टर्म को ही 0 कर देगा। सो फर्स्ट टर्म बिकम 0 आफ्टर पुटिंग द अपर लिमिट इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तब उस स्थिति में देखिए आप कि sin sx x का वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब अपर लिमिट रखें चाहे लोअर लिमिट रखें, हमारा जो पहला टर्म है
वो वैनिश हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म ही बच रहा है ना, लेकिन सेकेंड टर्म अभी इंटीग्रल फॉर्म में ही है, इसीलिए लिमिट यहाँ इंटीग्रेशन पर ही डालना होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो बाहर में 2 है, यहाँ भीतर में है s जो कांस्टेंट ट्रीटेड होगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो सेकेंड टर्म हो जाएगा -s/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x² cos sx dx। ओके, अब देखिए फिर आप इसको लिख सकते हैं -s/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x² cos sx dx। लेकिन ध्यान से देखो -s/2 को छोड़ दो, बाकी जो इंटीग्रल है उस पर गौर करो। e टू द पावर -x² cos sx का इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। याद कीजिए, अभी आप देखिए कि आपने इक्वेशन 1 में एक्चुअली इसी इंटीग्रल को i माना था, नहीं, आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 i हमने इसी इंटीग्रल को माना है। सो एट द प्लेस ऑफ दिस इंटीग्रल यू मे राइट i, आप लिख सकते हैं, इसलिए इस इंटीग्रल के जगह पर क्या लिख दिया, i लिख दिया। ध्यान से देखिए, अब ये जो हमारा इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको एक सूटेबल फॉर्म में ला के इंटीग्रेशन करेंगे तो i निकल जाएगा। तो अरेंज करो टर्म को, इसको तुम लिख सकते हो di/i इक्वल टू -s/2 ds। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि आपको हमने बताया था कि हमारा एम तो i को फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे इक्वेशन में है di और मैथमेटिक्स कहता है कि इफ़ यू नो डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन एंड योर एम इज टू फाइंड दैट वेरी फंक्शन यू मस्ट इंटीग्रेट। आपको इंटीग्रेट ही करना होगा, देयर इज नो अदर मैथमेटिकल टूल। निश्चित रूप से अगर हमें हमारे इक्वेशन में डिफरेंशियल प्रेजेंट है और हमें फंक्शन जानना है, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशियल प्रेजेंट है अगर उस फंक्शन को जानना है तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो लिखेंगे इंटीग्रल di/i इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल ऑफ s ds। अब बताओ di/i का इंटीग्रल, दिस इज ln i log i टू द बेस e, और s ds का इंटीग्रल सीधा x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाओ, दिस विल बी s²/2। तो s²/2 मतलब हो जाएगा s²/4। तो आप देखिए ये बड़ा सिंपल सा इंटीग्रल है जो आप जानते हैं। सो दिस इज ln i इक्वल टू -s²/4। लेकिन चूंकि यह एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना होगा। ध्यान रखिए कि जब भी इंटीग्रेशन के समय आपको LHS में इंटीग्रल लॉग के फॉर्म में आ जाता है, तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी लॉग के फॉर्म में लिखिए तो सहूलियत होगी। इसलिए हमने कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसको a नहीं लिखा, उसको लिखा ln a। ओके, अब इस ln a को दूसरे तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ln i माइनस ln a। लेकिन आप जानते हैं कि log a माइनस log b log a बाय b होता है, सो दिस विल बी log i बाय a। ओके, सो आई हैव रिटन हियर log i बाय a एंड दिस इज इक्वल टू -s²/4। अब log i बाय a अगर -s²/4 है तो बताओ i बाय a क्या होगा, दिस विल बी सिंपली e टू द पावर -s²/4। ओके, और इससे अगर i फाइंड आउट करेंगे तो a से मल्टीप्लाई कर देंगे, i विल बी इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर -s²/4। तो ध्यान से देखिए, i आपने फाइंड आउट कर लिया a e टू द पावर -s²/4, और सपोज करो यह इक्वेशन 2 है। तो ध्यान से देखो, i दो जगह डिफाइंड है, इक्वेशन 1 जो अभी दिखाया था वहाँ भी i ही परिभाषित था और इस केस में भी i ही परिभाषित है। लेकिन एक बात यह है कि इस इक्वेशन में जो a फैक्टर है, दिस इज एन अननोन कांस्टेंट, ये मालूम नहीं है हमें, ये तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के रूप में आया है, हमें इसको एप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशन के यूज से इवेलुएट करना होगा। अब गौर करिए, जैसा हमने कहा था कि आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या था, हमने उसको फिर यहाँ रिपीट कर दिया। ध्यान से देखो, i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x² cos sx dx। अब अगर हम इस i का वैल्यू फाइंड आउट करें
उस समय जब s 0 के बराबर है, when s is 0 then what will be this I, you can easily find। देखो s को 0 करो इंटीग्रल के अंतर्गत तो हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स, लेकिन s को आपने माना क्या 0, सो दिस विल बी कॉस 0 एंड कॉस 0 इज 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 0 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड दिस इज एन स्टैंडर्ड इंटीग्रल। आपको याद होना चाहिए कि e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी तो इसका वैल्यू होता है √π/2। ऐसे इंटीग्रल के वैल्यू को इसको गॉसियन इंटीग्रल कहते हैं, याद भी रहना चाहिए। सो दिस इज √π/2। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 में जब आपने कंडीशन लगाया s = 0 तो i का मान आया √π/2। अब सेम कंडीशन हम इक्वेशन 2 पर भी अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर इसमें s को 0 कर दें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि i बराबर तब क्या होगा, दिस विल बी a e टू द पावर 0 दैट इज a। इसका मतलब i a के बराबर होगा। तो एक तरफ s के 0 होने पर इक्वेशन 1 कहता है कि i √π/2 है और इक्वेशन 2 कहता है कि i a के बराबर है। इसका मतलब वास्तव में a √π/2 के बराबर है। तो a को आपने फाइंड आउट कर लिया। आप देखिए यहाँ पर सो यू कैन से दैट i इज इक्वल टू a इक्वेशन 2 से जो अभी हमने बताया था, और तब जब इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा √π/2। तो a जब मालूम हो गया तो अब देखो कि तुमने जो i के लिए एक्सप्रेशन निकाला है इक्वेशन 2 में, और i का मतलब वही है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इसमें a का वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, हमको i मालूम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि i ही हमारा फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है जो फंक्शन दिया हुआ था e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर उसका। सो i इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस इज योर आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम भी का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से इस टाइप के अदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, उससे आपका क्लियर कॉन्सेप्ट होता जाएगा और एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम पूछेगा तो आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म में पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है उसकी बात करेंगे।